देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है बड़ी बहस मुकाबला का। कर्नाटक चुनाव में प्रचार का आखिरी चरण चल रहा है। 8 मई शाम को प्रचार अभियान पर रोक लग जाएगी। सभी पार्टियों ने प्रचार के आखिरी चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले मुस्लिम आरक्षण, फिर मोदी को गाली और उसके बाद कांग्रेस का बजरंग दल को बैन करने का वादा। अलग अलग समय पर कर्नाटक चुनाव अलग अलग मोड़ लेता रहा। प्रचार के दौरान और जनता के बीच पार्टियां अलग अलग मुद्दे को तूल देती रहीं, लेकिन अब गाली और बजरंग बली के बाद बात कत्ल तक आ गई है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी खड़गे और उनके परिवार के हत्या की साजिश कर रही है, उनका कत्ल करवाना चाहती है। तो क्या सच में साजिश की जा रही है या चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश है? क्या कर्नाटक चुनाव में गाली और बजरंग बली और कत्ल ही असली मुद्दा है? क्या ऐसे मुद्दों को लेकर सामने लाकर सियासी पार्टियां असल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती हैं? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पहले गाली पर बवाल, फिर बजरंग बली पर तकरार, अब हत्या की साजिश पर रार। कर्नाटक चुनाव जैसे जैसे आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है, उसके अलग अलग पड़ाव देखने को मिल रहे हैं। सरोकार के मुद्दों पर शुरू हुआ चुनाव का ये सफर कई पड़ाव से होकर गुजर रहा है। पहले जहां गाली पर बवाल मचा, हर मंच से इस पर बयानबाजियां हुई, उसके बाद अगला पड़ाव बजरंग बली का आ गया। चुनावी रैलियों में जमकर जयकारे लगे। अब मामला हत्या की साजिशों के आरोपों तक पहुंच गया है। दरअसल ये आरोप रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर लगाए हैं। आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा? बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। खड़गे साहब उनकी धर्मपत्नी और पूरे परिवार का कत्ल करने का, सफाया करने की बात कह रहा है। क्या इससे भी कोई संगीन अपराध हो सकता है? जाहिर है 10 मई को चुनाव है, तो प्रचार के लिए अब वक्त ज्यादा बचा नहीं है। ऐसे में तमाम पार्टियां साम दाम दंड भेद जैसे भी हो लीड बना लेना चाहती है। हर सूरमा इसी कोशिश में है। अब तक बयान हो या ऐलान, सेल्फ गोल करती दिख रही कांग्रेस ने बीजेपी पर खड़गे परिवार की हत्या की साजिश रचने का बयान देकर ट्विस्ट जरूर दिया है, लेकिन इससे कोई बड़ा लीड मिल जाएगा ऐसा लगता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जब ये आरोप लगे तो दूसरी तरफ बंगलुरु में मोदी का शोर सुनाई दे रहा था। "26 किलोमीटर का रोड शो, सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग, हाथों में बीजेपी का झंडा, चारों तरफ मोदी की गूंज, सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़। 26 किलोमीटर के रोड शो में लगातार फूलों की बारिश। यह तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के आज के रोड शो की है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चुनाव की सरगर्मियां पूरे शबाब पर है और बीजेपी प्रचार के आखिरी चंद दिनों में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो अपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है और इसलिए कोने से आवाज आ रही है, ई बारिया निर्धारा बहुमत दा बीजेपी सरकार। पीएम मोदी के साथ साथ इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी खासी अहम रही है। नाथ संप्रदाय से जुड़े कर्नाटका में खासे लोग हैं जिन पर योगी का प्रभाव है। यही वजह है कि उनकी लाइन लेंथ चुनाव का रुख बदल भी सकती है। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है।
और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। बीजेपी के लिए फ्रंट फुट पर पीएम मोदी, कांग्रेस के लिए मैदान में खड़गे सोनिया, जेडीएस की भी जोर आजमाइश, मायावती, अखिलेश और ओवैसी का भी दांव। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए फ्रंट फुट पर आ चुके हैं, धुआंधार रोड शो और रैलियां कर रहे हैं, तो उधर इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी भी मैदान में उतरी हैं। दूसरी तरफ जेडीएस भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की हर कोशिश में है, जबकि मायावती, अखिलेश, ओवैसी और दूसरे छोटे दल समीकरण बनाने बिगाड़ने का हर दांव खेलते दिख रहे हैं। 13 मई को नतीजे आएंगे, उससे पहले 8 मई के शाम को चुनावी प्रचार का शोर थमेगा। वक्त ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए आखिर वक्त पर जिसके पक्ष में माहौल तैयार होगा वही सिकंदर साबित होगा, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि अंत भला तो सब भला। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी, शुभ्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, सैयद असलम, प्रवक्ता जेडीएस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। कर्नाटक चुनाव को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि काम गिनाने के लिए नहीं है, तो अब आप भगवान भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं? काम तो इतने गिनाने के लिए है प्राची जी कि काम गिनाने लगेंगे तो आपका डिबेट 50 मिनट सिर्फ काम सुनते सुनते निकल जाएगा। लेकिन एक बात आप जानिए कि हमारी आस्था पे अगर चोट पहुंचाने की कोशिश की जाए तो निश्चित तौर पे सिर्फ मेरी आस्था या आपकी आस्था नहीं है, ये पूरे देश की आस्था का प्रश्न हो जाता है। तो इस पे जवाब तो देना बनता है। और इतिहास देखिए, इतिहास वर्णन करता है ना, ये ऐसा नहीं है कि बजरंग दल को बैन करना या बजरंग बली को बैन करना ये इनकी सोच नहीं रही है। आप याद कीजिए, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म का विरोध करते करते अपनी पुस्तक में हिंदुओं को बोको धर्म से, हिंदू धर्म को बोको धर्म से कंपेयर कर चुके हैं। उस वक्त तो कोई कर्नाटक के चुनाव नहीं थे। शशि थरूर जी ने हिंदू को तालिबानी तक कह डाला। राहुल गांधी के प्रवचन आप कैसे भूल सकती हैं कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, हिंदू का काम मारना नहीं, हिंदुत्व का काम मारना है। जरा चारों पैनल में बैठे हुए मेरे मित्र हैं, एक भी लोग बता दें कि हिंदुत्व का काम लोगों को मारना कब से हो गया। खासकर कांग्रेस की प्रवक्ता जरूर प्रकाश डालें इस पे। राशिद अलवी ने कहा जय श्री राम लगाने वाले मुनि नहीं बल्कि रामायण काल के काल योगी राक्षस हैं। रामायण काल के काल योगी राक्षस जय श्री राम का नारा लगाते थे। मतलब हम और आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, इस देश के लोग जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं वो काल योगी राक्षस है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है ना, वहां पे जय श्री राम का जो भी नारा लगाने जा रहा है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से वो काल योगी राक्षस है। और उसके बाद आप सोचती हैं कि हम जय बजरंग बली नहीं बोले। 70 वर्ष से इस देश को तुष्टीकरण की राजनीति में घुसा के बर्बाद करके चौपट करके आज फिर बजरंग दल बैन, बजरंग बली बैन। आपको जरूरत क्या थी नारा लाने की? नारा बोलना तो दूर, घोषणा पत्र में लिख के लेके आते हैं पीएफआई बैन करेंगे। अरे पीएफआई तो ऑलरेडी बैंड है। एक ऐसा काम जो आप कर नहीं सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव है, तो आपने ये इसलिए किया क्योंकि मुसलमान खुश हो जाएं, बटे नहीं, जेडीएस में नहीं जाएं, ओवैसी में नहीं जाएं, आम आदमी पार्टी में नहीं जाएं, एक तरफा मुसलमान का वोट चाहिए। लीजिए भैया मुसलमान, हमने कब मना किया है? महिमा सिंह जी, हिंदुओं को अपमानित, हिंदू धर्म को अपमानित करने की आपको किसने इजाजत दी? ठीक है महिमा सिंह जी, क्या ऐसा है वाकई में कि चुनाव के आखिरी वक्त में आपको मुसलमान वोट के छिटकने का डर सताने लगा और आपने ऐसा गोल कर दिया, ऐसा सेल्फ गोल कर दिया जिसका फायदा उठाने में बीजेपी माहिर है? नमस्कार सभी को। और देखिए, जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने कहा है कि कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पर उठा लिया। तो ये जो आज कर्नाटक के अंदर हो रहा है, आज 6.5 करोड़ कन्नडिगा जो हैं वो आहत हैं क्योंकि उनके धरती पुत्र खड़गे जी को मारने की जो धमकी भाजपा के भावी विधायक द्वारा दी गई है। भाजपा के एक जो चित्तपुर से कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं मणिकांत राठौड़, उन्होंने जो धमकी दी है प्राची जी, यदि यही भाजपा के किसी नेता के प्रति हुआ होता तो आपको दिखाई देता कि किस तरह से सारी जो एजेंसीज हैं वो सतर्क हो जाती। लेकिन बात यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और कर्नाटका के धरती पुत्र खड़गे जी की हो रही है। तो प्रधानमंत्री कर्नाटक में है पर फिर भी मौन है।
ये लोकतंत्र की हत्या का एक और प्रमाण भर है, क्योंकि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात हो जाए और उनके जो अपने खास हैं मणिकांत राठौड़, वो ऐसी उनकी ऑडियो सामने आई है और उसके ऊपर मौन रहते हैं, तो ये लोकतंत्र के मर जाने का ही एक सबूत साबित होता है। और ऐसे में जब भाजपा के प्रवक्ता ऐसी बात करते हैं, ऐसी शर्मसार कर देने वाली बात करते हैं कि बजरंगबली, जबकि जंतर मंतर पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो इस देश के बजरंग हैं, जो हमारे लिए मेडल लेकर आते हैं, उनके साथ कैसा सुलूक हो रहा है, वहां ये बात कर रहे हैं बजरंगबली की। और हमारे नेता पवन खेड़ा जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री को ललकारते हुए कहा था कि माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन सभी लोगों की भावनाओं का अपमान किया है बजरंग बल का समर्थन करते हुए। वही बजरंग दल जो बजरंग दल इस देश के अंदर और इस कर्नाटक के अंदर दंगे भड़काने के लिए जो है तो वो गिल्टी है। और रही बात बैन करने की, तो देखिए बिल्कुल कांग्रेस की तो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है नफरत के सभी ताकतों को बैन करने का, चाहे वो सरदार पटेल का आरएसएस। मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूँ, और आप जिस एक प्रकरण की बात कर रहे हैं जिसे आज आपने उठाया है, आपके प्रवक्ता ने उठाया है, आपके नेता ने उठाया, उसका जवाब अजय आलोक जी देंगे, लेकिन मैं सवाल इस बात को लेकर भी कर रही हूँ। एक सेकंड महिमा जी, आप बोल रही थी, मैंने आपकी पूरी बातें सुनी है, लेकिन आप लोग काउंटर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा तैयार होकर आया करें। काउंटर क्वेश्चन जब करते हैं तो आप लोगों को बुरा क्यों लगता है? एक सेकंड महिमा जी, मैं ये आपसे पूछ रही हूं कि आज आपने देखा किस तरीके से रोड शो हो रहा था, आज आपने देखा कि कैसे बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि आपने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो मेरा सवाल तो ये था, तो ऐसा तो नहीं कि आखिरी में आते आते आप सेल्फ गोल कर गए? मैं तो ये पूछ रही थी आपसे। सरदार पटेल ने जब आरएसएस को बैन किया था ना प्राची जी, तो इन्हीं नफरत की ताकतों के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी। वही आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बुलंद है, जब हम ये कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक गतिविधियां करने वाले हर ऐसे दल को, हर ऐसी संस्था को बैन किया जाएगा। और ये हमारे उसी मैनिफेस्टो का हिस्सा है जिस मैनिफेस्टो में हमने महिला शक्ति की बात की है, जिस मैनिफेस्टो में हमने गारंटीज दी हैं कि वो हम चाहे युवा हों जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, या वो किसी भी प्रकार से जो महिलाओं के। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लूं अजय आलोक जी, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगे। अजय आलोक जी, जो बात महिमा जी कह रही हैं कि एक तो आप लोग सेलेक्टिवली मुद्दों को उठा रहे हैं, मैनिफेस्टो में तमाम कर्नाटक के भले की बात भी कही गई है, लेकिन आपने उठाया सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल को, और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश अब रची जा रही है और आप लोग मौन हैं। देखिए, कांग्रेस को कर्नाटक में नाटक करने की आदत हो गई। प्रधानमंत्री को सांप हमने कहा था, जहरीला सांप हमने कहा था, यह नाटक हमने शुरू किया था, यह कांग्रेस पार्टी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था ना प्रधानमंत्री जी को जहरीला सांप, यह नाटक तो हमने नहीं शुरू किया। उसके बाद आ जाइए, घोषणा पत्र हमने निकाला है अपना, हमने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई को तो पहले ही बैन कर चुके, उसकी चर्चा हमने क्यों नहीं की? आप किस बात की घोषणा पत्र निकाल रहे? घोषणा पत्र में आप बजरंग दल को बैन करने जा रहे हैं, किस बात के लिए भाई? किस बात के लिए? 86 लाख गौ संरक्षक किया है बजरंग दल, इसलिए आप बजरंग दल को इसलिए बैन करेंगे क्योंकि अभी कल होके 1 लाख यूनिट ब्लड दान किया है, इसलिए। और आप पीएफआई को रिलीज करवाएंगे, जो आपके डीके शिव कुमार बोलते हैं, जो 1 लाख यूनिट से ज्यादा ब्लड खा चुका है। एक भी साबित कर सके आप सत्ता में थे कि बजरंग दल ने आतंकी गतिविधियां की कर्नाटक में? झूठ बोल रही हैं यहां पे टीवी पे। एक भी आतंकी गतिविधि आज तक साबित कर सके? सरदार पटेल ने बैन किया था महात्मा गांधी की बात, तो सरदार पटेल ने ही बैन रिलीज किया था। मैं इस पर जवाब लूंगी महिमा जी आपका, बाकी दो मेहमानों को भी मैं चर्चा में ले आती हूं। जो सवाल अजय आलोक जी पूछ रहे हैं, ठीक है, 90 दिन के अंदर आप कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई थी, इसलिए बैन स्वतः हट गया था। मैं इसका जवाब लूंगी महिमा जी, लेकिन बाकी जो दो मेहमान बच रहे हैं मैं उनको पहले चर्चा में ले आऊं। एक सेकंड महिमा जी, एक सेकंड। प्राची जी, ये जो जहरीले सांप वाली बात है, इन्हें अमित शाह जी का वो टिप्पणी भी याद होगी जहां उन्होंने कहा था कि सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली, विपक्ष के बारे में सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जरा उस पर भी प्रकाश डाल दें भाजपा के प्रवक्ता, आधी अधूरी बातें ना कहें, झूठ बोलने के आदत इनको है। आधी अधूरी कहां कह रहा हूं मैं? खड़गे साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला है भाई, कांग्रेस नहीं, हम तो खड़गे साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। फिर नाटक कर रही है, खड़गे साहब को मारने की धमकी हो रही है। कर्नाटक का नाटक अब बंद कीजिए, बस ही बंद होने वाला 10 तारीख को आपकी दुकान बंद। अच्छा चलिए ठीक।
क्यों बोला? मैं भी जरा बाकी मेहमानों के पास चली जाऊं। महिमा जी, फिर आप जवाब दीजिएगा और आलोक जी भी जवाब देंगे आपकी बातों का। लेकिन सैयद असलम साहब, ये जो कुछ कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक की बात ना होकर मुद्दों को भटकाने की जो राजनीति है, क्या किसको फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है और ये कौन कर रहा है ध्रुवीकरण, बीजेपी या कांग्रेस? देखो प्राची जी, पहले तो मैं अजय आलोक साहब को दरख्वास्त करता हूं, सर कर्नाटका है वो, कर्नाटका का नाम थोड़ा इज्जत से लीजिए। नाटक कर्नाटक नहीं है, वो कर्नाटका है। ये जो कर्नाटका का इलेक्शन है, कन्नडिगा का स्वाभिमान का, कन्नडिगा का गर्व का और कन्नडिगा का अस्मिता का इलेक्शन है। जेडीएस पार्टी जो है ये पार्टी ये कर्नाटका का इलेक्शन पार्टी मूव कर रही है, जिसमें विकास, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इंप्रूविंग द इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स है। हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं करते, हम सांप्रदायिक द्वेष नहीं करते। अगर आपको बात करना है तो डेवलपमेंट पे बात कीजिए। ये एक विरोधी लहर चल रही है बीजेपी के खिलाफ, एक विरोधी लहर चल रही है बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, मैं सैयद असलम साहब आपके पास लौटूंगी। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट पर बात नहीं होती, इसका जवाब अजय आलोक जी अभी देंगे, चूंकि वो तो बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से मुद्दे उठाए गए जिसकी प्रक्रिया, जिस क्रिया की प्रक्रिया हम दे रहे हैं। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, हाँ। मैं बता रहा हूँ, 30 सेकंड दीजिए, बात तो खत्म करने दीजिए। बीजेपी पूरा इलेक्शन जितने भी उनके पास वेपन्स थे सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के, सारे किए हैं पिछले 1 साल में। चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, चाहे वो हलाल का मुद्दा हो, ठीक है, उस पर भी प्रकाश डालिए कि बजरंग दल को मुद्दा किसने बनाया, बजरंग दल को मैनिफेस्टो में किसने शामिल किया। एक सेकंड, मैं सुभ्राष्टा जी को जरा चर्चा में ला रही हूँ, मैं फिर आपके पास लौटूंगी सर। मैं सुभ्राष्टा जी को चर्चा में ला रही हूँ। सुभ्राष्टा जी, जो तर्क महिमा जी दे रही हैं और जो बातें महिमा जी और उनकी पूरी पार्टी कर रही है कि बजरंग दल को बैन करना क्यों जरूरी था, वो उन्हें क्यों महत्वपूर्ण लग रहा है कि बजरंग दल ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जो देश के लिए खराब हो सकती हैं, प्रदेश के लिए खराब हो सकती हैं, आप इससे सहमत हैं? प्राची जी, पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे अपनी शो में बुलाया। महिमा जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि महिमा जी, राजनीति में आपको बहुत कुछ सोच कर चलना पड़ता है। आज हनुमान जी की जो जन्मस्थली है वो कर्नाटक मानी जाती है। किष्किंधा कांड पूरा का पूरा अगर हम रामायण को देखें और अगर हम वहाँ की ज्योग्राफिकल मैपिंग करने की कोशिश करें अगर वाल्मीकि रामायण से, तो ये पूरा का पूरा इलाका आपका कर्नाटक में होता है। अब ये बजरंग दल और बजरंग बली, इन दोनों को लेकर के जो भी विवाद अब उत्पन्न हुआ है कर्नाटक में, इसका ग्राउंड लेवल पर कितना मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा ये महिमा जी जानती हैं। लेकिन महिमा जी की मजबूरी है, उनकी प्रतिबद्धता है अपने पार्टी के प्रति कि उनको इनडिफेंसिबल को भी डिफेंड करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ सैयद असलम साहब से भी और महिमा जी से भी कि जब आपके पास जनता के सिविक मुद्दे इतने ज्यादा बिल्कुल व्याकुलता से आने को आतुर थे कर्नाटक इलेक्शंस में, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, चाहे वो ये जो भी इश्यूज ये गिनाते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे थे? आपने अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल को एक साथ इक्वेट क्यों किया? और अगर किया तो फिर प्रमाण अगर मांगा जा रहा है तो आप आज प्रमाण देने से क्यों कतरा रहे? नहीं, आपने नहीं किया सैयद भाई, आपके साथ तो मजबूरी अभी ये है कि हो सकता है जेडीएस किंग मेकर बन के निकले और कल भाजपा के साथ आपको साथ आना पड़े। तो मैं आपकी क्योंकि आपकी 20 विधानसभा सीटों पे आपका जो प्रभाव है सैयद भाई, आपको भी पता है कि यू विल बी द किंग मेकर अगर हंग असेंबली होती है तो आप तो बचकर बयान देंगे। लेकिन महिमा जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि बेरोजगारी मुद्दा जब इतना ज्यादा बिल्कुल व्याकुलता से आने को आतुर था आगे, तो आपने बजरंग बली का मुद्दा क्यों उठाया? क्योंकि आपको पता था कि जब आप बजरंग दल बोलेंगी तो कहीं ना कहीं ये तो भाजपा के खेमे में आकर खेलने वाली बात थी। आप उस पिच पर खेल रही है जिसके पुरोधा, जिसके खिलाड़ी, जिसके बारे में आप चर्चा करेंगे और ये फुल टॉस बॉल की तरह आएगा भाजपा के पास और वो बिल्कुल उस तरीके से चौका छक्का लगेगा इस पर। तो कहीं ना कहीं महिमा जी मैं सोचने पर ये मजबूर हो जाती हूँ कि क्या कांग्रेस ने हारने में पीएचडी कर रखी है? जीता इलेक्शन अगर आप इस तरीके से हारते हैं तो फिर देश की जनता को भी आप पे लगता है कि तो प्रादेशिक चुनाव में आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं, आगे चलकर क्या होगा? और महिमा जी एक चीज मैं और बता दूं, ये सिर्फ बजरंग दल और बजरंग बली का मुद्दा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान आता है, उस बयान के बाद उनको पीछे जाना पड़ता है। प्राची जी आप याद कीजिए, अपने बयान से उनको मुकरना पड़ता है और उसके 2 दिन के बाद फिर उनके बेटे आकर बयानबाजी करते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे जो हमला होने की बात की जा रही है, मैं चाहती हूं कि जांच हो,
लेकिन एक बात समझने वाली है प्राची जी कि आज देश का SC ST तबका क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सड़कों पर है कि हमारे नेता के साथ ऐसा किया गया? ठीक, जो इश्यूज ये बुनाना चाहते भी हैं उसके लिए भी तो जनता इनके साथ नहीं। ठीक है महिमा जी, आपने गलत पिच तो नहीं सेलेक्ट कर ली है? अपने कितने नेता ऐसी पिच तो आपने सेलेक्ट नहीं कर ली जहां पर बीजेपी आपको क्लीन बोल्ड कर सकती है। बीजेपी तो क्लीन बोल्ड होने जा रही है प्राची जी, और वो अभी हाल के दिनों में नजर आ जाएगा। ये जो 40% कमीशन वाली चोरी की सरकार है ना, जिसको जनमत ने बनाया भी नहीं था, जो चोरी करके और जो हॉर्स ट्रेडिंग करके वहां बनाई गई भाजपा की कूटनीति के द्वारा, उस सरकार को पटकनी तो 6.5 करोड़ कन्नडिगा देने जा ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो बात अभी बहन शुभ्रास्ता बोल रही थी, उस पर ये कहना जरूरी है कि इसे गलत तरह से समझने और पेश करने दोनों से बचें, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात है वो बजरंगबली की बात नहीं है। और बिल्कुल शुभ्रास्ता जी जो आपने अभी बात कही ना कि वो जन्मस्थली है भगवान बजरंगबली की, इसीलिए हम इतने ज्यादा क्रोधित हुए और पवन खेड़ा जी ने जब ललकारते हुए कहा कि आपने हम सबकी भावनाओं को हमारी आस्था को चोट पहुंचाई है, उसके लिए माफी मांगिए। वो उसका कारण ये भी था क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि गैर संवैधानिक कार्य करने वाली कोई भी जो संस्थाएं हैं, चाहे बजरंग दल हो या PFI हो या उस तरह की और कोई संस्थाएं जो हैं या आने वाले समय में बन नहीं, और तरह की संस्थाओं के नाम आपने मेंशन नहीं किए ना, आपने सिर्फ PFI और बजरंग दल को मेंशन किया महिमा सिंह जी। इसीलिए आपसे सवाल पूछे गए कि जब इतने सारे मुद्दे थे और आप इतने सारे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, मौजूदा सरकार पर, तो उन आरोपों पर स्टिक रहते ना आप, क्यों जैसे चुनाव चरम पर होता है आप ऐसे मुद्दे छेड़ देते हैं जिससे जनता के सरोकार के मुद्दे गायब हो जाते हैं? आप गलती से भाजपा वाला आरोप कांग्रेस पर लगा रही हैं कि हम ऐसा करते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, ये भाजपा की तासीर है। बहरहाल हम वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा, 40% कमीशन का मुद्दा, वहां पर हम जो महिलाओं महिमा सिंह जी, आप बेशक यहाँ बैठकर कह दें कि ये आपकी तासीर नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी चुनावों में यही नजर आ रहा है। पहले गालियों की बौछार होती है, उसके बाद बजरंग दल का नाम आ जाता है, और आप बेशक कहते रहिए कि ये बीजेपी की तासीर है। बीजेपी को तो मौका आप दे रही है ना कि आइए हमारी पिच पर खेलिए, चौके छक्के लगाइए। आप जरा बात तो पूरी होने दीजिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक पार्टी देश के अंदर सांप्रदायिकता, नफरत, दंगे भड़काती चली जाएगी। तो चलिए प्रूफ दे दीजिए। अभी जो अजय आलोक जी कह रहे थे, फिर मैं उनके पास जाऊं। आप आधार बता दीजिए महिमा सिंह जी। एक सेकंड जवाब भी नहीं देगा। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए महिमा जी। महिमा सिंह जी, आधार बता दीजिए। बजरंग दल को आप जिस तरीके से बता रही हैं, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है बजरंग दल के खिलाफ, उसका आधार बता दीजिए। कोई ऐसा केस बता दीजिए जिसमें बजरंग दल दोषी पाया गया हो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हुए। आप लोगों की चर्चाओं में आए दिन भाजपा प्रवक्ता आकर के बात करते हैं और बोलते हैं हम बजरंग दल का समर्थन करते हैं। ये वही बजरंग दल है जिसने अभी फरवरी के अंदर एक दलित व्यक्ति की हत्या हुई थी, एक दलित लड़के की हत्या हुई थी। एक केस अभी वो याद दिला रही हूँ, महिलाओं की पार्टियां पिछले कुछ चंद महीनों में रोकी गई या जगह जगह पर हिंसा भड़काई गई। ये आए दिन जो है चर्चाओं में बातें आती हैं, और जहां बड़ा संतुलित संचालन होता है या संतुलित मंचों पर इस बात को बाकायदा उठाया जाता है। इनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, इनके ऊपर कितने आरोप या अभियुक्तियां हुई हैं, सारा रिकॉर्ड का मामला है प्राची जी। लेकिन आप जब बात करती हैं और इस बात को बिल्कुल दरकिनार कर देती हैं कि बजरंग दल की गतिविधियां कैसी हैं, और ये पूछती मैं कोई दरकिनार नहीं कर रही हूँ महिमा जी, मैं तो सिर्फ अपना ज्ञान वर्धन कर रही थी और आपसे मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस ने अगर ये इतना बड़ा, इतना बोल्ड स्टेप कांग्रेस उठा रही है तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। अजय आलोक जी इस पर जवाब देंगे? एक सेकंड महिमा जी, रुक जाइए महिमा जी, और भी मेहमान है ना, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में लेकर आना है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। अजय आलोक जी, जो बातें महिमा सिंह जी कह रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, उन बातों का जवाब दे दीजिए। और सवाल इसमें यह भी ऐड कर लीजिए कि बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली कब से होने लगा? आपने कैसे भगवान के साथ सीधे नाम जोड़ दिया? प्राची जी, ब्रेक के दौरान मुझे हंसी आती रही है। क्या गगन भेदी तर्क दिया है महिमा जी ने। प्राची जी, आप शाम में पार्टी कीजिए महिलाओं की, इंडिया टीवी में। मैं आके पार्टी रोक दूंगा तो मैं देशद्रोही हो गया। महिलाओं की पार्टी रोक दी इसलिए बजरंग दल देशद्रोही हो गया। एक दलित की हत्या होती है, बजरंग दल के एक कार्यकर्ता का नाम आ जाता है केस में, इसीलिए वो देशद्रोही हो गया बजरंग दल संगठन। मतलब अद्भुत तर्क है भाई। एक चीज आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, एक चीज आप बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ बोलने के लिए बोलना है। अगर देशद्रोही संगठन है तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल क्यों बैठे हुए हैं? सब जगह बैन कीजिए, भेजिए केंद्र को सिफारिश, बैन करना है। वो नहीं, यहां बजरंग दल को बैन नहीं करना था।
नाम देना था मैनिफेस्टो में ताकि खुश हो जाए एक पर्टिकुलर सेक्शन। तुष्टीकरण की आदत नहीं गई है ना, करेंगे क्या? कह रहे थे कि हम चोरी से सरकार बनाए। अच्छा, 2018 के चुनाव के रिजल्ट्स याद दिला दूं। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 104, लेकिन हमने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया कि जेडीएस और कांग्रेस आपस में लड़ भिड़ के लास्ट में फिर मिलकर खिचड़ी सरकार बना ली, जो वो सरकार अपने बोझ के कारण गिर गई और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चोरी की सरकार हमने नहीं, आपकी आदत है बनाने की, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जेडीएस के भाई का भी रिप्लाई करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कर्नाटका बोलो, मैं कर्नाटका ही बोलता हूं, लेकिन कर्नाटका का और कन्नडिगा का प्राइड का आप लोग को अगर ख्याल होता ना, तो देवगौड़ा जी जब मुख्यमंत्री थे तो संविधान के विरुद्ध जाके 4% मुसलमानों को आरक्षण नहीं देते, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया, और वो का लिग्गा और लिंगायत का आरक्षण बढ़ा दिया, ठीक है ना। एसटी एससी का आरक्षण बढ़ाया, कमीशन बने थे, एससी का आरक्षण बढ़ाया 15 से 17%, 3 से 7% एसटी का आरक्षण बढ़ाया। इन सब बातों पे आप जवाब नहीं देते हैं। डेवलपमेंट पे बात करेंगे आप, डेवलपमेंट पे बात करेंगे। एक मिनट भाई, बात सुन लीजिए। मैंने आपको टोका नहीं था बीच में, मैंने आपको बीच में टोका नहीं था। हाँ तो करिए ना, मैं बता देता हूं कुछ आंकड़े, उसका जवाब दे दीजिएगा। आपको किस चीज से प्रॉब्लम है? देवगौड़ा जी को पहले बैंगलोर से मैसूर जाने में 3 घंटे लगते थे, अब हमने उस डिस्टेंस को कम करके 1.25 घंटे कर दिया। आपको देवगौड़ा जी से दिक्कत है? बैंगलोर मैसूर हाईवे से मैं बताता हूं, चेन्नई जाने में बैंगलोर से पहले 5 घंटे लगते थे, हमने घटा के उसको 2 घंटे कर दिया। आपको उससे दिक्कत है? आम कन्नडिगा को सहूलियत आपको दिक्कत लगती है? इनोवेशन में नंबर 1 है कर्नाटका, आपको उससे दिक्कत है? एफडीआई में 30% है कर्नाटका में, आपको उससे दिक्कत है? पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है कर्नाटका में, आपको उससे दिक्कत है? किस चीज से दिक्कत है आपको? आयुष्मान भारत के तहत 32 लाख लोग या तो लंबी फहरिस्त अजय आलोक जी लेकर बैठे और बता रहे कितना विकास उन्होंने किया है। मैं लाइन बाय लाइन दिक्कत किस बात से है? 48 लाख टॉयलेट बनने से दिक्कत है? अजय आलोक जी, जब 1994 में देवेगौड़ा साहब ने जब रिजर्वेशन लाया था, ये लेजिस्लेशन में डिसाइड नहीं हुआ था। 5 रिकमेंडेशन, क्या संविधान में ये सम्मत है? कमिटीज बने हैं, संविधान में सम्मत है? आप ही बता दीजिए मुझे, कमिटीज बने, आप ही मुझे बता दीजिए, क्या संविधान में ये सम्मत है धर्म के आधार पर आरक्षण देना? आप पेशेंस से सुनिए, धर्म के आधार पे आरक्षण सही है या गलत, खुद बोलिए ना। से सुनिए, ये 5 कमीशन थे कर्नाटका स्टेट में रिजर्वेशन के लिए, मुस्लिम्स के रिजर्वेशन के लिए 5 कमीशन बने थे। 1994 में चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन ने रेकमेंड किया था, they are backward educationally, socially, they are backward. चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन के ऊपर 4% रिजर्वेशन दिया था। This is not unconstitutional. Please do not spread lies. This is not unconstitutional. Second thing, you are telling from Bangalore to Chennai it is 100% unconstitutional. असंवैधानिक है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। Listen to this. Bangalore to Chennai, it is 350 kilometers. The 8-lane road has been available from 2004. BJP didn't do anything for that. Even now, Bangalore to Chennai takes about 5 hours. Don't give factually incorrect information. Don't give factually incorrect information. मैं आपको बताता हूँ मुद्दे क्या हैं, कर्नाटका के मुद्दे क्या हैं, मैं बताता हूँ। प्राची जी, 3,200 फार्मर्स, 3,200 किसानों ने खुदकुशी की है लास्ट 3 साल में। इसका जवाब देना है उनको। अनएम्प्लॉयमेंट 7.4%, हाईएस्ट है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो सैयद असलम साहब, ये सवाल पूछिए ना इतनी मुखरता से, जितनी संजीदगी आप अभी टीवी डिबेट्स पर बैठकर दिखा रहे हैं, इतनी संजीदगी जनता के बीच में बैठकर दिखाइए। क्यों मौका देते हैं, क्यों मौका देते हैं कि ध्रुवीकरण कर जाए? कांग्रेस का जो ये स्टैंड है, इस पर आपका क्या स्टैंड है, ये आप क्लियर कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी तो फिलहाल यही नजर आ रहा है ना, आप नहीं कर रहे सैयद असलम साहब, लेकिन फिलहाल 2 पार्टियों के बीच की जो लड़ाई है उसमें जय बजरंग बली ही सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। कर्नाटक के लोग क्या चाह रहे हैं, कर्नाटक की क्या समस्या है, ये नहीं सुनाई दे रहा है। अब एक सेकंड रुक जाइए शुभरास्ता जी। में बैठा हूँ, हाँ ठीक है शुभरास्ता जी, आपकी बातों का जवाब जो महिमा सिंह जी ने दिया था, और महिमा सिंह जी पूरी तरीके से श्योर हैं और बता रही हैं कि बजरंग दल का नाम उन्होंने क्यों मेंशन किया है। फिर से उन्होंने वो पूरी लाइन दोहराई और बताया, केसेस भी बता रही हैं कि इन केसेस के आधार पर हम बजरंग दल को बैन कर रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं इसे बजरंग बली से? बजरंग दल और बजरंग बली, इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करने की जरूरत आज कांग्रेस को पड़ रही है, और ये पूरे चुनाव ये स्पष्टीकरण देते रहेंगे। जैसे इनके एक नेता हैं
उनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। जो हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच का अंतर सबको समझाते रहते हैं, हर रैली में समझाते हैं, हर छोटी मीटिंग्स में समझाते हैं, ये समझाते रहे। लेकिन जो डैमेज करना था इनके स्टेटमेंट ने, वो डैमेज हो गया। मैं यहाँ पर किसी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में इनको मैं जवाब नहीं दूंगी कि बजरंग दल का क्या महत्व है और बजरंग दल ने किस तरीके से कर्नाटक के जो युवा हैं, कितने सारे युवा उनसे जुड़े हुए हैं, मैं ये डेटा इनको नहीं देने वाली हूँ। अच्छी बात है अगर इनको लगता है कि कर्नाटक का हर एक युवा इस चीज को समझ रहा है कि बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर है, और इस अंतर को स्पष्ट कर जो कांग्रेस जिस तरीके से स्पष्टीकरण दे रही है, अगर उनके स्पष्टीकरण को वो मान रहे हैं तो फिर तो आगे आने वाले चुनाव में उनको समझ में आ ही जाएगा कि ये अंतर समझ में आया उनको या नहीं आया। समस्या ये है कि आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में इतना बड़ा ब्लंडर हर बार कैसे कर सकते हैं? हर बार आपकी स्ट्रैटेजी में ऐसा क्यों निहित होता है कि आप एक ऐसी बॉल जो आपके पास आ रही है वो आप फुल टॉस मारने की बजाय आप उस बॉल को ऐसे कैसे घुमा देते हैं कि वो आपके अगेंस्ट, पूरा का पूरा मैच आपके अगेंस्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस ने पीएचडी कर रखी है कि वो चुनाव हारेंगे, अलग अलग जीता हुआ चुनाव हारेंगे। मैं आपको बता दूं प्राची जी, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ये चर्चा हो रही है लगातार। आज से एक सप्ताह पहले कर्नाटक में जो स्थिति थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और आज की स्थिति में जो अंतर आया है, वो सारे जितने भी आपके ओपिनियन पोल्स है उसके थ्रू जो अंतर समझ में आ रहा है, वो अंतर सिर्फ और सिर्फ इनके बड़बोलेपन पर है। और ये जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बिना सोचे समझे कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे चुनाव के मुद्दे कहीं ना कहीं नेपथ्य में चले जाते हैं और ऐसे नेशनल मुद्दे उभर करके सामने आ जाते हैं। ये सोच समझ कर किया हुआ फैसला था या ये नासमझी में किया हुआ फैसला था, या आप लोगों को लग रहा था कि जेडीएस भी चुनाव लड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि वोटों का बंटवारा हो जाए एक समुदाय विशेष का, और इसी वजह से आप बजरंग दल को बीच में लेकर आ गए? डर था क्या मुस्लिम वोट बैंक न छिड़क जाए? सोचा समझा फैसला? क्या आप मैनिफेस्टो वाली बात के बारे में पूछ रही हैं? जी, गैर संवैधानिक ताकतों के बारे में लिखा है, वही बात पूछ रही है ना आप? जी, बजरंग दल मैनिफेस्टो गैर संवैधानिक ताकतें, मैनिफेस्टोस को तो बहुत सोच समझकर, प्राची जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानती हैं, मैनिफेस्टो ऐसे तिकड़मबाजी से नहीं लिखे जाते। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता तो खामोशी बनाए, फिलहाल अपने अवसर का इंतजार कर लें। और एक अभी शुभ्रास्ता जी को मैं सुन रही थी, वो ठीक जा रही हैं, क्योंकि मैं इन चर्चाओं में विश्लेषकों को भाजपा प्रवक्ता बनते हुए खूब देखती हूँ और यहाँ प्रमाणित भी होता है वो। और भाजपा प्रवक्ता को पहले मैं ये कह देना चाहती हूँ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। महिमा जी एक सेकंड महिमा जी, अगर आप जवाब नहीं दे पा रही हैं, अगर आपको जवाब देने में दिक्कत हो रही है, अगर आपके पास तर्कों के बाण कम हैं, तो आप मुझ पर आक्षेप लगा सकती हैं पर्सनल, लेकिन उसका नतीजा यही होगा कि जैसे मैं सुप्रिया श्रीनेत और नहीं सुनिए, जैसे मैं सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा को बेइज्जत करके टेलीविजन डिबेट से उठती हूँ, वैसे आपको करके उठूंगी। मुझे लगा कि आप एक प्रोफेशनल वुमन है, मुझे लगा कि राजनीति के अलावा भी आपकी एक पहचान है, और उस पहचान का सम्मान देते हुए मैंने आपसे तर्कपूर्ण बात की। लेकिन अगर आप इस तरीके से पर्सनल आक्षेप लगाएंगी महिमा सिंह, तो मुझे आपको भी धता बताते हुए कर निकलते हुए देर नहीं लगेगी। मैं आप लोगों की तरह टेलीविजन पर बैठकर फुटेज खाने नहीं बैठती। महिमा सिंह जी, आप पर्सनल टिप्पणी करने लगी ना, आप जब पर्सनल टिप्पणी करेंगे किसी पर प्रतिक्रिया आएगी। पर्सनल टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, मुद्दे पर आ जाइए। कौन क्या बातें कर रहा है वो आपके हिसाब से नहीं करेगा ना। मैं चाहती तो आपके लीडर नहीं आपके टॉप लीडरान की बखिया उधेड़ सकती हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं कर रही। एक सेकंड शुभ्रास्ता जी, एक सेकंड, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। महिमा सिंह जी प्लीज, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं, तर्कों पर बात करिए और मुद्दे पर बात करिए, बोलिए। सही जगह लग गया, प्रमाणित हो रहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने किसमें पीएचडी कर रखी है ये तो शुभ्रास्ता ने बता दिया, पर ये नहीं बताया प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में उनके क्या विचार हैं। 3 जनरेशन की कांग्रेसी हैं आप, जब दावा कर रही हैं तो आपके परिवार का फाइल मैं खोलना शुरू करूं? अच्छा चलिए, आपके परिवार का शुभ्रास्ता जी, महिमा जी प्लीज पर्सनल नहीं उलझना, पर्सनल नहीं, कर्नाटक पर ही रहते हैं। महिमा जी और शुभ्रास्ता जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज पर्सनल मत होइए दोनों। एक सेकेंड, महिमा सिंह जी, आया है कि मेरे साथ बदतमीजी की है, महिमा सिंह, क्या मैं राहुल गांधी को कह दूं कि वो महिला विरोधी हैं?
मैं कह दूं क्या कि राहुल गांधी एक बदतमीज नेता है, शुभरास्ता जी, महिलाओं का सम्मान शुभरास्ता जी, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी। महिमा सिंह जी, मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि आप प्लीज पर्सनल मत होइए, और शुभरास्ता जी आप भी पर्सनल मत होइए। आइए लौटकर कर्नाटक के मुद्दे पर आते हैं। यही होता है, मुद्दे पर आप लोग चर्चा नहीं करने देते हैं। एक सेकंड, आइए लौटकर कर्नाटक के मुद्दे पर आते हैं। कर्नाटक पर जवाब दीजिए। ठीक है, कर्नाटक पर आइए, वापस आइए कर्नाटक पर लौटकर। ये किस बात का डर था आपको? कौन सा वोट बैंक छिटक रहा था जो पीएफआई और बजरंग दल को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया आपने? आपको लगता है डर था प्राची जी? आपको आपके विचार मुबारक, क्योंकि कांग्रेस ने विचार नहीं है, सवाल पूछ रही हूँ महिमा सिंह जी। हर किसी को आप सर्टिफिकेट क्यों बांट रही हैं? सवालों का जवाब दे दीजिए सिर्फ। आप अगर एक ही बात को बार बार पूछेंगी, कांग्रेस को डर, आप कांग्रेस और डर का नाम एक साथ इस्तेमाल कर रही हैं। मैं कहती हूँ हमारे नेता हमें सिखाते हैं, हमारी संस्कृति है डरो मत की। हम डरते ही तो नहीं है, यही तो परेशानी है भाजपा की, और वो डर आएगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करते रहे हैं, एक सदी से ज्यादा से कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस भाजपा सरकार, आपने कहा ये मेरे विचार है ना। महिमा जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइए मैडम, फिर आप मुझे सर्टिफिकेट देने लग जाएंगी, मेरे बाकी पैनलिस्ट को देने लग जाएंगे। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पीएफआई और बजरंग दल में क्या रिजेम्बलेंस है? पीएफआई और बजरंग दल के बीच में ऐसा क्या कॉमन आपको लग रहा है कि आपने उस संस्था को, जिसके बारे में सबूत मिल चुके हैं कि कैसे देश विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त रहती है, कैसे बाहर से फंडिंग होती है, उसकी तुलना आपने बजरंग दल से कर दी? चलिए बता दीजिए मुझे। आप ऐसा करें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कोशिश कीजिएगा एक साक्षात्कार। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप बता दीजिए, क्योंकि आप बता दीजिए। मैं तो अपने विवेक के मुताबिक जवाब दूंगी। तो अपने विवेक के मुताबिक ही जवाब दे दीजिए। आपको पता तो है कि आप पार्टी का स्टैंड रखने आ रही हैं, तो आपसे पीएफआई और बजरंग दल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पता होगा ना, आप बताइए। गैर संवैधानिक, मुझे क्या पता है, वही तो मैं बता रही हूँ ना प्राची जी, कि गैर संवैधानिक ताकतें जहां भी होंगी, और बजरंग दल का बखान मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस तरीके से किया हुआ है। आप कर दीजिए। महिमा सिंह जी, आपसे सवाल पूछूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया याद आने लग जाते हैं। आपसे कोई आपको लेकर तर्कपूर्ण सवाल पूछ ले तो आप उसे न जाने किस किस पार्टी का तमगा दे देती हैं। अपनी बारी का अपना भी तो कम से कम कुछ बात बताइए। मुझे तो प्राची ज्योतिरादित्य सिंधिया भी याद आते हैं, मुझे तो सरदार पटेल भी याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कोई भी हिंसाकारी गैर संवैधानिक ताकतों का मर्दन। आपके पास अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है मैडम? आप क्या पता करके नहीं आई कि बजरंग दल और पीएफआई को एक साथ आप लोग खड़ा कर रहे हैं, तो आपको टीवी चैनल्स पर बैठकर क्या बताना है? एक गैर संवैधानिक वर्ड याद कर लेने से थोड़ी ना आप जस्टिफाई कर पाएंगे अपने इस फैसले को। खैर अजय आलोक जी, की जरूरत ही नहीं है, मैनिफेस्टो में लिखा बहुत लंबी हो गई चर्चा। महिमा सिंह जी, आप मुझे समझा नहीं पाए, एक सेकंड। अजय आलोक, यही देखिए गैर संवैधानिक ताकतें ही उस मैनिफेस्टो की। रुक जाइए अब महिमा जी, रुक जाइए। गैर संवैधानिक नहीं होता है, असंवैधानिक होता है। पहली बात तो ये भी कांग्रेस पार्टी जरा बता देगी आपको बाद में। कनेक्ट लूज कर गई है कांग्रेस पार्टी, एब्सोल्यूट कनेक्ट लूज कर चुकी है जनता से। जनता के मन में क्या है, भाव में क्या है, इच्छा में क्या है, कनेक्ट लूज कर गई है। भाषण तक देने में ट्रांसलेटर यूज करती है, मोदी जी यूज करते हैं, हमारे कोई नेता यूज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्योंकि दिल से बोलते हैं और जनता दिल से समझती है। ये होता है चुनाव, जहां आदमी दिल में घुसता है। ये होता है कम्युनिकेशन, ये होता है कनेक्ट। यहां एक हिंदी में बोलता है, एक अंग्रेजी में बोलता है और उसको ट्रांसलेट किया जाता है कन्नड़ में। कन्नडिगा प्राइड है वो, जो इमोशन से आता है, जो दिल से घुसता है, जिसके दिल में है। और लास्ट बात कह के अंत करूंगा, है समय की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं। जिसमें मादा है वो रुकते हैं और इतिहास बनाते हैं। हिंदू इतिहास बनाते आया है और आएगा। और आप जैसे लोगों की तमाम ताकतों के बावजूद न बजरंग दल का कुछ होगा, न बजरंग बली का कुछ होगा, न जय श्री राम का कुछ होगा, न भगवान राम का कुछ होगा। मनाते रह जाए कांग्रेस पार्टी, जो पिछले 70 साल से मना रही है, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाई और अब कभी नहीं होगी। ये कन्नडिगा ही नहीं, देश की जनता समझ चुकी है कि आप राम विरोधी, बजरंग विरोधी और आप हिंदू विरोधी। ठीक है सैयद असलम जी, एक सेकंड पहले सवाल सुनिएगा, उसके बाद बोलना शुरू करिएगा। सवाल ये है, जो अभी बजरंग दल को लेकर हम इतनी लंबी चौड़ी चर्चा कर रहे हैं, ये नौबत तो तभी आई ना जब कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में उसे डाल दिया। तो कांग्रेस का ये स्टैंड आपको ध्रुवीकरण लगता है या जायज लगता है, पहले ये बताइएगा। नहीं, ये जो उनका मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस की प्रवक्ता ही बताएंगे। मैं आपको बताता हूं, ये जो कर्नाटक के लीडर्स है ना, उनके ऊपर हमको तरस आ रहा है और दया आ रही है। कर्नाटक के जो लीडर्स है ना, एकदम सारे लोकल लीडर्स असमर्थ और नकारा हैं। सारा दारोमदार मोदी जी और अमित शाह जी पे रखे हैं। एक लोकल लीडर भी, एक लोकल इश्यूज
जो स्थानीय मुद्दे हैं एक इशू भी नहीं बात कर रहा है। एक बंदा जो उनका डेवलप विकास के बारे में नहीं बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा है, इन्फ्लेशन और प्राइस राइज के बारे में बात नहीं कर रहा है, सारा मुद्दे भटकाने। डाइवर्सिटी टैक्टिक्स इज एट द पीक इन कर्नाटका। मैडम आप जितना भी ट्राई कर लीजिए पोलराइज करने के लिए, कर्नाटका की जनता बहुत दे आर सेंसिबल, एजुकेटेड एंड वेरी। अच्छा, आपने मैनिफेस्टो पर बोलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन आपको कर्नाटक की चिंता है, आपको लग रहा है कि पोलराइज हो रहा है ये चुनाव। तो पोलराइज कर कौन रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? दोनों नेशनल पार्टीज पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार एजेंडा रहना चाहिए डेवलपमेंट, इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंप्रूविंग द इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स, गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू यूथ, एंड दैट इज व्हाट इज द एजेंडा। कन्नडिगास वेरी वेरी एजुकेटेड है, हम लोग पोलराइज नहीं होंगे। अजय आलोक जी आप जितना भी कोशिश कर लीजिए पोलराइजेशन करने की, कम्युनल पोलराइजेशन विल नॉट वर्क इन। अजय आलोक जी आपकी ये कोशिश नाकाम साबित होगी, सैयद असलम साहब कह रहे हैं, और पूरी जनता को दिख रहा है कि आप पोलराइज कर रहे हैं इस चुनाव को। अजय आलोक जी। प्राची जी, देवेगौड़ा जी की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, देश भर में किसान नेता के रूप में नाम है, था भी। उन्हीं के किसान नेता के पुत्र अनदर किसान नेता माननीय कुमारस्वामी जी जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कन्नडिगाओं की लिस्ट मांगी गई थी, कन्नडिगा किसान भाइयों की लिस्ट मांगी गई थी, तो पता है कितना लिस्ट भेजा था? गिनती के 17। मतलब कर्नाटक में सिर्फ 17 किसान हैं इनके हिसाब से। ये कर्नाटक के किसान नेता हैं और आज बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। मैंने लाइन से इतनी चीज गिनाई, लगता है सुनने में कमी हो गई है। मशीन उशीन लगाइए जाके भाई साहब। नहीं, लिस्ट जब गिनाई तो उसका कुछ बोले नहीं, लेकिन अभी 17 किसानों की लिस्ट भेजी थी और आज 54 लाख किसानों को कर्नाटका में सम्मान निधि मिल रही है, 10,000 रुपए हर महीना। आप क्यों नहीं देना चाहते थे? ये है डेवलपमेंट आपका? ये आपका डेवलपमेंट का मुद्दा? किसानों का ये आपका डेवलपमेंट का मुद्दा है? लोन माफ किया, उसमें भी घोटाला कर दिया। अरे यहाँ पे तो हर साल दिए जा रहे हैं, माफ किया था, हर साल दिए जा रहे हैं। करने की एक मिनट, यहाँ तो हर साल दिए जा रहे हैं पिछले 9 साल से, लेकिन आपने 17 किसानों की लिस्ट भेजी थी, मत भूलिएगा। कंप्लीटली फेल हुई है कर्नाटका में। आपको हिम्मत है 24,000। अच्छा ठीक है, शुभरास्ता जी फाइनल कमेंट। ठीक है सैयद असलम जी, अजय आलोक जी, ठीक है, कितना डेवलपमेंट पर चर्चा हो रही है वो तो चुनाव प्रचारों में देखने को मिल ही रहा है। शुभरास्ता जी एक फाइनल कमेंट, जिस तरीके की सियासत कर्नाटक में हो रही है, ये आखिरी फेज में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कांटे की टक्कर हो गई है अब कर्नाटक चुनाव, जो कि प्राची जी जैसा मैं कह रही थी कि आज से 1 सप्ताह पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, क्लियर लीड कांग्रेस को थी। लेकिन वही बात है, हर बार की तरह कांग्रेस ने इस चुनाव को भी बिल्कुल ही बीजेपी के खामे में जाकर खेलना शुरू किया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस चुनाव में कांग्रेस का जो एज था वो बरकरार है। बाकी तो जनता जनार्दन के हाथ में ही फैसला है। बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे अगर कांग्रेस चिपक कर बैठती, अगर चिपक कर उस पर उन्होंने कम्युनिकेशन किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन एक अंतिम बात मैं कहूंगी प्राची जी, और जरूर कहना चाहूंगी, ये जो दम्भ है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं का टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट्स में आने के दौरान कि हम जो कह रहे हैं, मेरे पार्टी के आला कमान जो कह रहे हैं वही सही है, और अगर आप मुझसे अग्री नहीं करते या करती तो देश का एंकर चोर, देश के राजनीतिक विश्लेषक चोर, देश में जो सबसे बढ़िया सर्टिफिकेट अगर डिस्पेंस करके देना है तो वो स्वयं के छाती पे लगा के चलने वाले ये कांग्रेसी ये भूल जाते हैं कि इनका दम्भ चूर चूर हुआ है और आगे भी जनता इनका दम्भ चूर चूर करेगी। आप आज मेरे जैसी पब्लिक इंटेलेक्चुअल को अगर आप ऐसे करके अपने ही तर्कों से अगर आप कन्विंस नहीं कर पाते तो आप जनता को क्या कन्विंस कीजिएगा? जनता को क्या कन्विंस कीजिएगा? आपको तो 4 लोग डिबेट में 4 लोग बैठे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा शुभरास्ता जी कि कर्नाटक का चुनाव किस तरफ अब शिफ्ट हो रहा है, किस तरफ ये जो चुनावी ऊँट है वो करवट ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।